हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ब्लॉग। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई नेटो नेटो जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम सारे आयाम देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि नाटो से पहले डनकर्क ट्रीटी हुआ था, ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में हुआ था। उसके बाद देखोगे ब्रसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो देखोगे। फिर यूएसएसआर का जो नॉर्वे के साथ, फिनलैंड के साथ इस तरह का जो ट्रीटी हुआ था उसको देखेंगे। फिर जाके यूएसए के जो पैन अमेरिकन ट्रीटी हुआ था, जिसमें यूएसए ने बोला था कि भाई किसी भी अमेरिकन कंट्री में किसी भी के ऊपर यदि तुम अटैक करोगे, कोई भी थर्ड पार्टी, तो फिर हम सब मिलके एक साथ अटैक करेंगे। तो इस तरीके की ट्रीटी बन गया था। तो इसके पीछे का क्या रीजन था वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये देखिए एक एक करके। ये तो आप जानते हैं कि मतलब एक जो पब्लिकली ये चीज़ कहा जाता है कि दो पार्ट में बट गया था वर्ल्ड। एक हो गया यूएसए कैपिटलिस्ट को बढ़ाने वाला, दूसरा होगा यूएसएसआर, ये कम्युनिज्म को बढ़ाने वाला, जिसमें कि अथॉरिटेरियन मतलब पूरी पावर एक आदमी के हाथ में रहेगा, और जो पॉलिट ब्यूरो के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, यहाँ पे लिबर्टी नहीं रहेगा। इस चीज़ को ये था। दूसरा कैपिटलिस्ट था। ये कम्युनिज्म वाले ये कहते थे भाई ये केवल कैपिटलिस्ट पूंजीपति का सरकार होता है। यहाँ पे जो लेबर है उसका क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक, लेबर को नहीं मिलता है, रेंट नहीं मिलता है, लेबर को वेज नहीं मिलता है, ये सब चीज़ है। और पूरी तरीके से मार्केट इकोनॉमी होती है, जिसमें कि स्टेट में जनता की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है, केवल पूंजीपति के लिए काम करते हैं। तो इस तरह का विचारधारा ये था। तो ये दोनों विचारधारा एक दूसरे को फैला रहे थे, ये चीज़ नहीं। लेकिन यदि आप रियल देखोगे, रियल में देखोगे रीजन तो बहुत सारे रीजन है कि जिसकी वजह से ये हुआ था, और एक दूसरे के ऊपर शक करना स्टार्ट कर दिए थे। एक देखो, जर्मनी जब खत्म हो गया, जर्मनी खत्म होने के बाद यूरोप के अंदर एक वैक्यूम आ गया था। वैक्यूम आ गया था, और वैक्यूम इसीलिए क्योंकि यदि आप देखोगे जो बिग पावर थे, बिग पावर में कौन हो गया, ब्रिटेन। ब्रिटेन खत्म हो गया था उस टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की उतनी ताकत रह नहीं गई थी। ठीक, तो सबसे ताकतवर उस टाइम था कौन, तो यूएसए था, क्योंकि यूएसए की जमीन पे युद्ध लड़ा नहीं गया। जो भी हुआ था यूएसए से बहुत दूर, यूएसए ने बहुत सारा पैसा दिया था ब्रिटेन फ्रांस इस सबको युद्ध लड़ने के लिए। ठीक, तो यूएसए इकोनॉमी के फ्रंट पर, डिफेंस के फ्रंट पर, मिलिट्री के फ्रंट पर बहुत स्ट्रांग था। तो वर्ल्ड एक यूनिपोलर होता जा रहा था। ठीक, और ये चाहता था कि भाई जो वेस्ट की आइडिया है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे देखोगे तो दोनों डिफरेंस थे। तो ये अपना आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश कर रहा था। यूएसएसआर चाहता था भाई ये इस तरह का काम नहीं चलेगा। ठीक, तो ये एक कोल्ड वार का कह सकते हैं, एक सिंपल वर्ड में इस तरह का डिफरेंसेस दोनों में थे। तो अब नाटो के गठन से पहले की हम देखते हैं क्या क्या हुआ था। कोल्ड वार को हम अलग में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, 1949 में अमेरिका और 1949 में अमेरिकन, यूएसए और जितने भी थे वेस्टर्न कंट्री, ये मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं जिसको नेटो दिया जाता है। इससे पहले ये देखोगे तो 1947 में क्या हुआ था, एक पैन अमेरिकन यूनियन बना था। पैन अमेरिकन यूनियन। इसमें लगभग 19 कंट्री थे, 19 कंट्री थे। ये पूरे हमें ये मतलब जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, ये वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ना, ये सारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसका मीटिंग हुआ था कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। और मेन ये था इसका कि भाई इस कॉन्टिनेंट के अंदर किसी का भी इंटरवेंशन ना हो, इसके अंदर किसी भी का इंटरवेंशन ना होना चाहिए। तो बोला था कि भाई इसमें कोई इंटरफेयर करोगे तो हम सब मिलके फिर पीटेंगे तुमको। तो ये हो गया था 1947 के अंदर। तो यूएसए ने अपना अमेरिकन कॉन्टिनेंट को सिक्योर कर लिया था इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। फिर देखोगे तो एक हुआ था आपका 1947 में ही, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में डनकर्क की ट्रीटी। डनकर्क की ट्रीटी हुई थी फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में, फ्रांस ब्रिटेन के बीच में। इस ट्रीटी में ये था कि ये 50 वर्षों के लिए हुआ था, 50 ईयर के लिए। इस ट्रीटी में केवल ये था कि भाई हम दोनों पे किसी पर भी यदि यदि जर्मन यदि अटैक करता है तो दोनों मिलकर उसको हम मतलब फाइट करेंगे, दोनों को हाँ, मतलब लड़ेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे वहाँ पे। ठीक, लेकिन ये था केवल लिमिटेड था, क्योंकि जर्मनी के अगेंस्ट ही था, 50 ईयर के लिए था। ठीक, दूसरा देखोगे 1948 में एक होता है ब्रसल्स की ट्रीटी होता है। ठीक है, 1948 में एक होता है ब्रसल्स की ट्रीटी, ब्रसल्स की ट्रीटी होता है। इस ट्रीटी में इस ट्रीटी में हुआ था कि ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, देखो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक, नीदरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ठीक, इस सब ने एक 50 ईयर के लिए इस पे एक हस्ताक्षर किया था।
ठीक, सिग्नेचर किया था। और ये था कि भाई एक कह सकते हैं कलेक्टिव मिलिट्री हेल्प एक दूसरे को करेंगे। ठीक, तीसरा था जो भाई सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रंट पे भी हेल्प करेंगे। ये जो ब्रसल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, बीटीओ जो था, बीटीओ जो था ये था एक कलेक्टिव हेल्प करेंगे एक दूसरे को, समझ गए, किस लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे। दूसरा था भाई सोशल एंड इकोनॉमिक हेल्प भी एक दूसरे को करेंगे। देखिए इसमें दो चीज फैक्टर काम आता है, याद है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, इन दोनों की इन सब देशों की इकोनॉमी बहुत पूरी तरीके से तबाह हो गया था। ठीक, तो एक तो इन लोगों के पास एक डर था कि इसका जर्मन का, तो भाई जर्मन कभी फिर, जैसे कि वारसाई ट्रीटी के बाद जब हम जर्मन फिर खड़ा हुआ और फिर पूरे यूरोप को झोंक दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो एक तो ये है। दूसरा, यदि कहीं फिर जर्मन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरीके से खड़ा हो, तो फिर हम लोगों पे यदि अटैक करेंगे तो इससे पहले ही हम एक बना लेते हैं ग्रुप। तीसरा ये था कि भाई ये लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, स्टालिन और इस सब से भी डरे हुए थे। तो तीन वजह आप एक तरीके से मान सकते हैं जो उस टाइम इस तरह का जो ब्लॉक बन रहा था, ट्रीटी बन रहा था लोकल लेवल पे, वो देख सकते हैं। तो एक तो ये बीटीओ बन गया था, समझ गए। उसके बाद यदि देखोगे तो 1955 में जर्मनी, इटली भी इसकी मतलब मेंबरशिप ले लिया था 1954 में जाके। ये देखोगे 1940 में ब्रसल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बीटीओ है ना, इसमें जर्मन एंड इटली भी इसका मेंबर बन गया था। तो अब कुल मिलाकर ये था जब भाई अब जर्मन से कोई तो डर है नहीं, अब किससे डर है, तो यूएसएसआर से है। तो ये सब ट्रीटी बन रहा था, ठीक है। अब देखोगे यदि आप इधर देखोगे तो इसके बदले में यूएस का जब ये माइंड चेंज कब हुआ, माइंड जब चेंज कब हुआ, क्योंकि यूएस से नेटो बनाना नहीं चाहता था, नेटो कोई बनाना बनाना वो चाहता नहीं था, समझ गए। क्योंकि भाई कहता था भाई हमारे तुम्हारे बीच में अटलांटिक सी है, तो हम उधर रहेंगे, वेस्ट वाला तुम इधर रहोगे, तो हमारा क्या तुम्हारा रिलेशन है, ठीक है। तो बनाना नहीं चाहता था। लेकिन इसका जब चेंज कब हुआ, जब चेकोस्लाविया में एक चेकोस्लाविया के अंदर चेकोस्लोवाकिया के अंदर एक कू हुआ था, मिलिट्री कू हुआ था, और वहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गया था इसकी वजह से, समझ गए। उसके बाद सोवियत और ये फिनलैंड में एक ट्रीटी हुआ था। इटली के अंदर सोवियत जो यूएसएसआर है उसका और फिनलैंड के बीच एक ट्रीटी हो गया था, ठीक। उसके बाद अब फिनलैंड के साथ आप बोलोगे क्यों ट्रीटी हुआ, देखो सोवियत का एक प्रॉब्लम ये है कि इसके पास हॉट वाटर पोर्ट पोर्ट है नहीं, तो मतलब वार्म वाटर पोर्ट है नहीं, तो इधर ठंडा में क्या होता है ना, इधर जम जाता है, तो इधर इसकी नेवी का मूवमेंट होता नहीं है। तो ये चाहता है जो इधर यदि फिनलैंड के साथ ये ट्रीटी कर लेता है, तो ये बाल्टिक सी में इसका एंट्री इजीली मिल जाएगा। तो बाल्टिक सी में इजीली मिल जाएगा, तो इधर जितने भी यूरोपियन कंट्री है वेस्टर्न वाला, इसको यह अटैक कर सकता था। फिनलैंड के साथ एक ट्रीटी हुआ था, ठीक है। उधर इटली के अंदर जो कम्युनिज्म था उसका आगे मतलब उसको फ्रंट में आने का एक बहुत बड़ा एक टेंशन हो गया था। मतलब इटली में भाई कम्युनिस्ट आगे आ रहा है, ठीक है, इटली के अंदर, समझ गए। जर्मनी में जो अमेरिकन ऑक्यूपाई रीजन था, तो उसका एक जनरल था क्ले। उसने एक रिपोर्ट ये किया था कि भाई फिनलैंड और यूएसएसआर के बीच में एक ट्रीटी हो गया है, वैसे ही यूएसएसआर का फिर नॉर्वे के बीच में एक ट्रीटी होने वाला है। तो 1948 के टाइम तक, मतलब ये जो जर्मन ऑक्यूपाइड रीजन था यूएसए का, मतलब वेस्ट का, उसका जो जनरल था जिसके कंट्रोल में था, जनरल क्ले था, उसने रिपोर्ट किया था भाई यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच में तो हो ही गया, अब ये नॉर्वे के साथ हो ही रहा है। तो मतलब एक तरीके से यूएसएसआर पूरी यूरोप को घेरने की कोशिश कर रहा था। तब जाके यूएसए को दिमाग में ये चीज़ आई, नहीं नहीं, यदि हम इसको यहाँ पे पूरी छूट दे देंगे यूएसएसआर का, तो एक्चुअली क्योंकि पूरा यूरोप उस टाइम कमज़ोर हो गया था, पूरा कमज़ोर था यहाँ पे पूरा यूरोप, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकॉनमी सब खत्म हो गई थी सबकी। तब जाके जो यूएसए था ना, इस बात पे सोचने को मतलब तैयार हो गया, तो नहीं नहीं, हमें एक ट्रीटी बनाने की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। तो फिर आर्टिकल 51 जो यूएन चार्टर है उसके अकॉर्डिंग एक इसमें प्रावधान किया गया है, जो आप एक क्षेत्रीय मतलब रीजनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं। तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसमें कि उस टाइम लगभग 12 देश शामिल थे, समझ गए। पोर्चुगल से लेके, इटली से लेके मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब उसमें शामिल थे, जर्मनी, ये सब शामिल थे उसमें, 12 देश इसमें शामिल थे। इसमें एक आर्टिकल्स 5 जोड़ा गया था। उस आर्टिकल्स 5 में ये था कि यदि ये, तब जाके नेटो को बना, नेटो के बारे में हम कह रहे हैं, तब जाके नेटो बना था जब इतनी घटना हो गई तब। आर्टिकल 5 जोड़ा, उस 5 में कहा भाई किसी भी देश पे वर्ल्ड में कहीं भी
यूरोप तथा अमेरिका किसी भी देश पे यदि कोई आर्म्स से अटैक करता है तो सभी देश उसको हेल्प हेल्प करेंगे और उस पे कलेक्टिव एक डिफेंस क्रिएट करेंगे और हम सब मिलके उस पे अटैक करेंगे। तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन 1948-49 में ये बनाया गया। 1952 के आते आते देखोगे इसमें, तो इसमें ग्रीस भी इसका मेंबर बन गया और टर्की भी इसका मेंबर बन गया, क्योंकि आपको पता ही है उस पिछले वाले में हम देख रखे हैं कि जो ट्रूमैन प्लान आया था, ट्रूमैन प्लान क्या था? ट्रूमैन प्लान था केवल ग्रीस एंड टर्की को इकोनॉमिक हेल्प देने के लिए लेके आया था ट्रूमैन प्लान, ठीक है। उसके बाद मार्शल प्लान आया, वो भी क्या था? इकोनॉमिक हेल्प के लिए आया था, वो सभी सभी देशों के लिए। और ट्रूमैन था केवल दो देशों पे, ग्रीस एंड टर्की पे। मार्शल में पूरे देश को देने की बात कर रही थी। फिर जाके नेटो बना था 1949 में, जाके नेटो बना था। और फिर जाके ये दोनों जब इसमें आ जाएंगे, नेटो में आ जाएंगे, तो कभी भी यूएसआर ये हिम्मत नहीं करेगा कि टर्की पे अटैक करेगी, क्योंकि टर्की उसके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसको मेडिटेरेनियन सी में जाने के लिए ये रास्ता की जरूरत पड़ता है। मरमरा सी यहाँ पे है, बास्पोरस स्ट्रेट है, यहाँ पे डेंड्रल स्ट्रेट है। तो ये दोनों, यहाँ पे इस्तांबुल है, तो ये टर्की का पार्ट है, तो इसको टर्की कंट्रोल करता है। तो यदि रास्ता नहीं देगा तो ये इधर मेडिटेरेनियन सी में आ नहीं सकता है, ठीक। तो इसीलिए ये बनाया गया था। और उधर देखोगे तो यूरोप में आप यदि देखोगे, यूरोप का मैप देखोगे तो ये हो गया यूरोप, तो इधर हो गया आपका ये आप मान के चलो, ये हो गया मरमरा सी हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ, ये एक यहाँ पे है बास्पोरस स्ट्रेट, और यहाँ पे है ये मान के चलो ये हो गया डेंड्रल स्टेट, ये हो गया टर्की, समझ गए। और यूरोप का दूसरा पार्ट ये हो गया, यहाँ पे हो गया फिनलैंड, ठीक है। अब फिनलैंड और इसके बीच में यूएसएसआर के बीच में जब ट्रीटी हो जाएगा तो यूएसआर इधर से सीधा बाल्टिक स्टेट में आ जाएगा, समझ गए। इधर से यूएसएसआर इसको घेर सकता है, ठीक। दूसरा इधर नॉर्वे भी है, नॉर्वे के साथ हो जाएगा तो भाई इधर अटलांटिक सी में उसका एंट्री हो जाएगा। और इधर से आ जाएगा तो ये सर मेडिटेरियन सी में हो जाएगा, तो यूरोप को तो घेर सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में फिर नेटो का बनाया गया था। तो दिस इज द होल अबाउट द नेटो, समझ गए। तो फिर इसके मेंबर बढ़ते गए, तो आज के टाइम में तो 25-29 इतने मेंबर यूएस के साथ हो गया। अभी यदि देखोगे तो यूएसए और अभी यूक्रेन एंड रसिया के बीच में जो चल रहा है वो नेटो के लेकर ही चल रहा है। ये कह रहा था भाई यूक्रेन जो हम भी नेटो में जाएंगे, ये सर बोला कि रसिया बोला नहीं यार, ये अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये नेटो की हिस्ट्री है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।